ओके, तो अब देखेंगे हम एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में। इसके नाम में ही है एलर्जिक, मतलब किसी एलर्जी की वजह से अगर राइनाइटिस हुआ तो उसे कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। अब एलर्जिक कंडीशन है तो इट विल बी IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। ओके, IgE मीडिएटेड इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स। इट विल बी कैरेक्टराइज्ड बाय वाटरी नेजल डिस्चार्ज। एलर्जी के कौन से सिम्टम्स होते हैं? मोस्ट कॉमनली वही होंगे, वाटरी नेजल डिस्चार्ज होगा, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा बिकॉज ऑफ इडीमा। ओके, एक्सेसिव स्नीजिंग होगी, इचिंग ऑफ द नोज, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद सिम्टम्स ऑफ इचिंग इन द आइज, पैलेट और फेरिंग्स। ओके, ये हो गए इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इसके दो क्लिनिकल टाइप्स है, एक है सीजनल और एक पेरिनियल। सीजनल मतलब कोई एक पर्टिकुलर सीजन में होता हो, उसे कहते हैं सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। दे आर पोलन सेंसिटिव। पोलन मोस्टली ऑटम या स्प्रिंग के सीजन में होता है, तो पोलन सेंसिटिव वो है सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। और पेरिनियल है वो पूरे साल कंटिन्यूसली प्रेजेंट होगा, थ्रू आउट द ईयर, वो है पेरिनियल एलर्जिक राइनाइटिस। फिर इसकी इटियोलॉजी देखें तो इटियोलॉजी में एक है इनहेलेंट एलर्जेंट। ओके, हम एलर्जेंट होता है उसको हम इनहेल कर लेंगे, वो कौन सा हो सकता है? पोलन हो सकता है, कोई भी डस्ट, डिब्राई, स्पोर्स, ये सारे इनहेलेंट एलर्जेंस हो सकते हैं। सेकेंड है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन। अगर आपके कोई सिंगल पेरेंट, मम्मी या फिर पापा, किसी को भी एलर्जिक राइनाइटिस है तो 20% चांसेस है कि आपको भी होगा एलर्जिक राइनाइटिस। सिंगल पेरेंट में 20% चांस है, लेकिन अगर बोथ द पेरेंट्स आर एलर्जिक तो 47% चांस है कि आपको होगा एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, सिंगल पेरेंट में 20%, बोथ पेरेंट में 47%। ये हो गई इटियोलॉजी, इनहेलेंट एलर्जेंस और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। फिर उसके बाद पैथोजेनेसिस देखिए। सबसे पहले क्या होता है, कोई एलर्जन आता है। ओके, वो कोई स्पेसिफिक एलर्जन हो सकता है या फिर कोई नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई हो सकता है। एलर्जन आया, IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, इट विल बाइंड या फिर अटैच टू द मास्ट सेल। ओके, सबसे पहले एलर्जेंट आया, हम कहेंगे एंटीजन आया, ठीक है। नॉन स्पेसिफिक स्टिमुलाई भी हो सकता है वो, या फिर कोई एलर्जेंट भी हो सकता है। हम कहेंगे एंटीजन आया, उसकी वजह से IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई और वो किससे अटैच हो गई? मास्ट सेल से अटैच हो गई, कि इतना हो गया पहले एक्सपोजर में। फिर अगर दूसरी बार एक्सपोजर हुआ, ऑन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर, ये जो एंटीजन आया होगा या एलर्जन कहेंगे, वो कंबाइन होगा विद द IgE एंटीबॉडीज़। तो सबसे पहले क्या था, ये मास्ट सेल है, इसके ऊपर एंटीबॉडी ऐसे होती है, एंटीबॉडी सीक्रेट हुई पहली बार एलर्जन आया तब, और मास्ट सेल से अटैच हो गई एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी, ये मास्ट सेल और ये एलर्जन। फिर दूसरी बार जब एक्सपोजर हुआ एंटीजन या एलर्जन का, तब क्या हुआ, वो IgE एंटीबॉडी से कंबाइन हुआ। तो ये जो एंटीबॉडी अटैच थी मास्ट सेल से, इसमें क्या, इट विल कॉज डीग्रेन्युलेशन ऑफ द मास्ट सेल, कि डीग्रेन्युलेशन ऑफ द मास्ट सेल। अब इसका डीग्रेन्युलेशन होगा तो क्या होगा, रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स। जो भी एलर्जिक मीडिएटर्स होते हैं, कुछ पहले से ही फॉर्म होते हैं, प्री फॉर्म होते हैं, और कुछ नए बनेंगे, न्यूली फॉर्म। ओके, डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल होगा, इट विल कॉज रिलीज ऑफ केमिकल मीडिएटर्स, बोथ प्री फॉर्म्ड एंड न्यूली फॉर्म। ये रिलीज हुआ तो केमिकल मीडिएटर्स वो क्या करेंगे, इट विल इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी एंड वाजोडाइलेशन। पहला तो ये करेंगे, ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे। दूसरा है स्मूथ मसल टोन में चेंज करेंगे। तो पहला ब्लड वेसल्स पे एक्ट करेंगे, दूसरा स्मूथ मसल टोन पे एक्ट करेंगे, और तीसरा ग्लैंड में एक्ट करेंगे। सबसे पहले ब्लड वेसल में क्या करेंगे, इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी और वेजोडाइलेशन। इसकी वजह से टिश्यू इडीमा होगा, विच विल कॉज नेजल ब्लॉकेज। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चेंज इन स्मूथ मसल टोन, कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी वजह से होगा ब्रोंकोस्पाज्म। ये होगा दूसरा पॉइंट। फिर थर्ड पॉइंट, ग्लैंड में एक्ट करेगा, इट विल कॉज हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ग्लैंड, विच विल कॉज इंक्रीज इन सिक्रेशन, विच विल लीड टू राइनोरिया, नेजल सिक्रेशन। तो ये 3 चेंजेस होंगे बाय केमिकल मीडिएटर्स। ओके, अगर फिर से बता दो पैथोजेनेसिस, तो मास्ट सेल प्रेजेंट ही होता है पहले से ही। अब पहला एक्सपोजर हुआ एंटीजन या एलर्जन का, तो इट विल कॉज सिक्रेशन ऑफ IgE एंटीबॉडीज। वो क्या करेगी, मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगी बाय FcN के, मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगी एंटीबॉडीज। फिर दूसरा एक्सपोजर हुआ तो उसमें एलर्जन क्या हुआ, बाइंड हो गया एंटीबॉडीज से। कौन सा, फैब एंड, वहाँ से बाइंड हो गया एंटीबॉडी से। अब ये एंटीबॉडी से बाइंड हुआ तो
सिग्नल गया यहाँ मास्ट सेल में और मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन हुआ। उसकी वजह से केमिकल मीडिएटर्स, कुछ प्री फॉर्म्ड और कुछ न्यूली सिंथेसाइज्ड केमिकल मीडिएटर्स रिलीज हुए। उन्होंने तीन चेंजेस किए। क्या थे? पहला, ब्लड वेसल में इंक्रीज वास्कुलर परमिएबिलिटी और वाजोडाइलेशन। दूसरा था मसल टोन में ब्रोंकोस्पासम। और थर्ड था ग्लैंड में हाइपर एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, इंक्रीज सिक्रेशन हुआ और राइनोरिया हुआ। तो ये थी पैथोजेनेसिस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। अब एलर्जिक राइनाइटिस को हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्यूट या अर्ली फेज, दूसरा है लेट या डिलेड फेज। अर्ली फेज में क्या होगा? 5 से 30 मिनट तक के एक्सपोजर में जो जो सिम्टम्स होंगे वो अर्ली या एक्यूट फेज में होंगे। वो कौन से होंगे? स्नीजिंग, राइनोरिया, नेजल ब्लॉक, के ये सारे अर्ली एक्सपोज सिम्टम्स होंगे बिटवीन 5 to 30 मिनट आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन। इट ऑकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ वेजोएक्टिव अमाइंस लाइक हिस्टामिन। ये हिस्टामिन की वजह से होगा। ये होगा पहला फेज। दूसरा फेज लेट या डिलेड फेज, अकर्स 2 to 8 आवर्स आफ्टर एक्सपोजर टू एलर्जन। पहला वाला 5 से 30 मिनट के बाद हो रहा था एक्सपोजर टू एलर्जन से, और लेट 2 से 8 घंटे बाद होगा एक्सपोजर से। इसमें स्वेलिंग होगी, कंजेशन होगा, थिक सिक्रेशंस होंगे, ये सारी प्रेजेंटेशंस होंगी। इट ऑकर्स ड्यू टू इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल, मोनोसाइट्स, CD4+ टी सेल, ये सारे इनफिल्ट्रेशन ऑफ इन्फ्लामेटरी सेल्स की वजह से होगा सिम्टम्स ऑफ लेट या डिलेड फेज। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स देखें तो उसमें इटियोलॉजी तो दोनों में सेम ही होगा, कोई एज लिमिट नहीं होगी, मेल और फीमेल में कोई एज लिमिट नहीं। मोस्ट कॉमन ऑनसेट वो है 12 से 16 साल, 12 to 16 ईयर्स। और कार्डिनल सिम्टम्स कौन से होंगे ऑफ सीजनल ये सीजनल नेजल एलर्जी, और दूसरा है पेरिनियल नेजल एलर्जी। सीजनल एलर्जी में कौन से होंगे? पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग। पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग मतलब सुबह उठते ही बहुत सारी छींक आना स्टार्ट हो जाएगी, उसे कहते हैं पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग। 10 to 20 sneezes at a time। के excessive watery nasal discharge, itching in the other part like nose, eyes, palate, pharynx and bronchospasm। ये सारे कार्डिनल फीचर्स ऑफ सीजनल नेजल एलर्जी। पेरिनियल नेजल एलर्जी में कौन से होंगे? परसिस्टेंट स्टफी या फिर ब्लॉक्ड नोज, क्योंकि पूरे साल प्रेजेंट ही होता है इसलिए परसिस्टेंट ब्लॉक्ड नोज या स्टफी नोज। कोल्ड होगी, लॉस ऑफ स्मेल सेंसेशन बिकॉज ऑफ म्यूकोजल इडिमा, पोस्ट नेजल ड्रिप, क्रॉनिक कफ होगा। हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होगी बिकॉज ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉकेज। ये सारे सिम्टम्स होंगे ऑफ पेरिनियल एलर्जी। उसके बाद साइंस देखें तो उसमें 5 टाइप्स में डिवाइड है। कौन सी? नेजल, ऑक्यूलर, ऑटोलॉजिक, फेरिंजियल और लैरिंजियल। इजी वे में याद रखना तो आँख, नाक, कान, फेरिंग्स, लैरिंग्स। आँख, नाक, कान, फेरिंग्स, लैरिंग्स। सबसे पहले आँख देखते हैं, ऑक्यूलर साइंस। तो उसमें इडिमा ऑफ द लिड, कंजेशन एंड कोबलस्टोन अपीयरेंस ऑफ कंजंक्टिवा, कि एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस का एक सिम्टम था। फिर डार्क सर्कल अंडर द आइज, ये सारे ऑक्यूलर साइंस होंगे। आँख, नाक। उसके बाद नोज, नेजल साइंस देखते हैं। ट्रांसवर्स नेजल क्रीज, इसका मतलब क्या होता है? डोर्सम ऑफ द नोज में हमें एक नेजल क्रीज देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट रबिंग ओवर द डोर्सम ऑफ नोज, इचिंग की वजह से। फिर डोर्सम ऑफ द नोज में हमें एक क्रीज या लाइन देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ इचिंग, कंस्टेंटली इचिंग। फिर इडिमेटस नेजल म्यूकोजा, टर्मिनेटली स्वोलन होंगे और नेजल डिस्चार्ज होगा, वाटरी हो सकता है या फिर म्यूकॉइड हो सकता है। ये सारे नेजल सिम्टम्स। उसके बाद ऑटोलॉजिक सिम्टम मतलब ईयर में कौन से होंगे? तो रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। सबसे पहला क्या था? यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक, कि किसमें था? पेरिनियल नेजल एलर्जी में यूस्टेचियन ट्यूब ब्लॉक, उसकी वजह से हो गया रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसकी वजह से सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ये ऑटोलॉजिक साइंस। उसके बाद फेरेंजियल साइंस में ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस प्लस माउथ ब्रीथिंग, कि ग्रैनुलर फेरेंजाइटिस और माउथ ब्रीथिंग, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ इसकी वजह से पेशेंट माउथ ब्रीथिंग करेगा। ये फेरेंजियल साइन। उसके बाद लैरिंजियल साइन में होर्सनेस ऑफ वॉइस और इडिमा ऑफ वोकल कॉर्ड्स। तो ये हो गई साइंस ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। डायग्नोसिस देखते तो उसमें डिटेल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट प्लस कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। इसकी वजह से हमें क्या होगा? विल गेट क्लू फॉर पॉसिबल एलर्जन। डिटेल हिस्ट्री और कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन से क्लू मिलेगा हमें कौन सा एलर्जन हो सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन में TLC, DLC वो सब कर सकते हैं, इओसिनोफिलिया काउंट देखने के लिए। फिर नेजल स्मीयर, इट विल शो इंक्रीज इओसिनोफिल।
अब ये इंक्रीज ईओसिनोफिल एलर्जिक में तो मिलता ही है, एलर्जिक राइनाइटिस में, साथ ही साथ नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विथ ईओसिनोफिलिया सिंड्रोम। ओके, ये याद रखना, नॉन एलर्जिक राइनाइटिस विथ ईओसिनोफिलिया सिंड्रोम, नेर्स, उसमें भी देखने को मिलता है। फिर थर्ड है स्किन टेस्ट। ओके, स्क्रैच कर सकते हैं या प्रिक कर सकते हैं स्किन में टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक एलर्जन, इंट्राडर्मल टेस्ट। फोर्थ है रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट। रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट, ये आईजी एंटीबॉडी कॉन्सेंट्रेशन मेजर करता है इन द पेशेंट सीरम। ओके, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट मेजर स्पेसिफिक आईजी एंटीबॉडी इन द पेशेंट सीरम। फिर नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट, ये बहुत एक क्रूड मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, एलर्जन एक टूथपिक में, अगर पोलन होगा या फिर कोई डस्ट होगी एलर्जन, तो उसे हम टूथपिक में प्लेस करते हैं पेशेंट के नाक के आगे। फिर कहता है कि वी आस्क पेशेंट टू स्निफ। अब अगर उसने स्निफ किया और हम चेक करते हैं एलर्जिक सिम्टम्स प्रेजेंट है कि नहीं है। एलर्जिक सिम्टम प्रेजेंट हुए तो एलर्जिक राइनाइटिस है, अगर नहीं हुए तो नहीं है। ये नेजल प्रोवोकेशन टेस्ट। फिर कॉम्प्लिकेशन कौन कौन सी होंगी, तो ऑब्वियसली साइनोसाइटिस, सीरियस ओटाइटिस मीडिया, पॉलिप, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होंगी, ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम्स होंगी बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग माउथ ब्रीथिंग की वजह से, कि वहाँ पे भी इन्फेक्शन या एलर्जन इरिटेंट्स एंटर होंगे। फिर ब्रोंकियल अस्थमा, ये कॉम्प्लिकेशंस। फिर ट्रीटमेंट में अवॉइडेंस ऑफ एलर्जन, तो ये बेस्ट मेथड है। एलर्जन अगर हमको पता है तो उसको अवॉइड करना है। फिर ड्रग्स से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइंस। ओके, एंटीहिस्टामाइंस। फिर दूसरी है सिम्पैथो न्यूमेटिक ड्रग्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट। ओके, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, ये सारी ड्रग्स से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और लास्ट है इम्यूनोथेरेपी, अगर कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रही हो तो।